हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 5 लेकर आ गई हूँ साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का। और यूनिट 5 का नाम है इन्वेस्टिगेशन एंड एथिक्स। तो इन्वेस्टिगेशन एंड एथिक्स की हम बात कर रहे हैं साइबर लॉ एंड इंटरनेट सिक्योरिटी सब्जेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको यूनिट 5 के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और ये स्पेशली हमारे बीसीए स्टूडेंट्स के लिए और साथ में जितने भी लोग साइबर लॉ पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े ही हैं, जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है इन्वेस्टिगेशन एंड एथिक्स, यानी यूनिट 5 को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद से हम एज यूजुअल सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट को। तो साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साइबर क्राइम, कितने आपके कौन कौन सी कंट्रीज में कैसे साइबर क्राइम अप्लाई किया जाता है। देन हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज इन डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ठीक है, क्या क्या एथिकल इश्यूज आते हैं। देन हम प्लेगरिज्म की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे टैंपरिंग कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। देन हम बात करेंगे डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम्स के बारे में कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। देन हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। एंड देन लास्ट हमारा टॉपिक होगा इश्यूज इन एथिकल हैकिंग। तो ये हम टोटल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और पूरे के पूरे वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही पेशेंटली आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। तो बात करें हम साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट की। सबसे पहला हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट। तो ये जो हमारा साइबर क्राइम से रिलेटेड या फिर जो एविडेंसेस होते हैं साइबर क्राइम के, उससे रिलेटेड क्या एक्ट बनते हैं। तो जनरली हम बात करें लॉज की, तो जो भी हमारे साइबर क्राइम के लिए जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, वो हमारे जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी फ्रॉड हो गया आपके साथ, उन सब चीज़ों के लिए हमारा डील करता है वो लॉ। कि लॉ हमारा बताता है कि कैसे हमारे साइबर क्राइम अगर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या-क्या रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, तो साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट जो है, इसका पूरा एम होता ही है इसलिए कि ये डिफाइन कर सके कि कितने साइबर क्राइम्स होते हैं, कितने टाइप के साइबर क्राइम हैं। जितने भी टाइप के आपके साइबर क्राइम है सबको डिफाइन करेगा। लाइक हैकिंग को डिफाइन करेंगे यहाँ पे इस एक्ट के अंदर, फिशिंग को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है। ये जितने भी आपके साइबर क्राइम है सबको इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें रेगुलेट डिजिटल एविडेंस, यानी जितने भी डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, यानी साइबर क्राइम हुआ उससे रिलेटेड जो भी डिजिटल एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट किस तरह से करना है, कोर्ट तक कैसे हमें उसे प्रेजेंट करना है। तो वो पूरा प्रोसेस हमारा यहाँ पे इस एक्ट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, कि कैसे कलेक्ट किया गया डिजिटल एविडेंस, फिर उसे स्टोर कहाँ किया गया, एनालाइज किया गया, देन हम कोर्ट में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा आपका कहाँ पे लिखा होगा, साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट के अंदर। ठीक है, जो भी लॉ हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उनको अप्लाई करना। ठीक है, एम्पावर लॉ एनफोर्समेंट टू इन्वेस्टिगेट साइबर ऑफेंसेस। ठीक है, साइबर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए क्या क्या लॉज लगेंगे, तो वो सारा हमारा इस एक्ट के अंदर लिखा होगा। देन सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना कैसे करना है, ये भी हमारे इस एक्ट के अंदर लिखा होगा। उनसे रिलेटेड जो भी आपके सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या क्या डेटा राइट्स हैं, जब भी वो अगर मान लीजिए लीगल प्रोसेस करना चाहते हैं अपने जस्टिस के लिए, तो वो कैसे फॉलो कर सकते हैं, वो भी इस एक्ट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम। मान लीजिए कि ऐसा कोई साइबर क्राइम हो गया है, साइबर क्राइम केस हो गया है जो हमारे क्रॉस बॉर्डर है, यानी बॉर्डर के बाहर है, तो उससे किस तरह से डील करना है, ये भी हमारा साइबर क्राइम एंड एविडेंस एक्ट के अंदर लिखा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ साइबर क्राइम, यानी अलग अलग कंट्रीज के अंदर कैसे हम साइबर क्राइम को ट्रीट करते हैं, कैसे हम डील करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस निकालें साइबर लॉज की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में,
तो वो वैरी कर सकती हैं, क्योंकि हर जगह की जो आपके कल्चर हैं, जो भी आपके एनवायरनमेंट है वो अलग-अलग होता है, हर कंट्री का अलग होता है। तो उसी हिसाब से हर कंट्री में साइबर क्राइम को डील करने का तरीका भी अलग-अलग होगा, ठीक है? कैसे होगा? देखिए, स्कोप एंड कवरेज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमारे स्कोप वेरी कर सकते हैं साइबर लॉ के। किसी एरिया में ऐसा होगा कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान दिया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे, और कई एरिया ऐसा हो सकता है जहाँ पे हमारा उससे उसके लिए लिबर्टी वाले रूल्स बनाए जाएँ, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि कंट्री कैसी है। सेकंड हम बात करें लीगल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट की, तो जब भी हम लीगल प्रिंसिपल की बात करेंगे, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल की, साइबर लॉ से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारा लीगल प्रिंसिपल जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि किस कंट्री में आप हैं। अलग-अलग कंट्रीज़ के जुरिसडिक्शन अलग-अलग होते हैं, ठीक है? सिक्योरिटी, प्राइवेसी किस तरह से अप्लाई की जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन-सी कंट्री में आप प्रेज़ेंट हैं ठीक है? एट प्रेज़ेंट। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे अलग-अलग रेगुलेटरी अप्रोचेस को अपनाती हैं, जिससे कि वो साइबर स्पेस में अपनी एक्टिविटीज़ को गवर्न कर पाएँ। देन हम बात करें डेटा प्राइवेसी की, तो डेटा प्राइवेसी भी या डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, तो उससे रिलेटेड भी जो भी लॉज़ या रेगुलेशंस बनेंगे, जिनसे हम डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ या डेटा को प्राइवेट रख पाएँ, तो वो भी हमारे कंट्री टू कंट्री वैरी करेगा, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज़ और रेगुलेशंस हम बनाएँगे, वो भी डिफ़र कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ठीक है? कि मान लीजिए कि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कंट्री का कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकते हैं, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री। तो जितने भी हमारे कंट्री हैं, उनमें अलग-अलग चीज़ों के लिए जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड लॉज़ भी हमारे डिपेंड करेंगे कि कंट्री कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसी हिसाब से हम बनाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एथिकल चैलेंजेस रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी। एथिकल क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जो हमारे डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है? यानी डेटा प्राइवेसी यानी किसी का भी डेटा है, उसको हमें क्या रखना है, उनका जो डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, डेटा हमारे डेटा की प्राइवेसी बनी रहे। तो क्या-क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं? कभी-कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि इंडिविजुअल की क्या विशेस हैं। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं, उनकी विश जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। जो भी हमारे साइबर लॉज़ बने हुए हैं, उसके हिसाब से नहीं हो सकती है कि वो चाहते हैं हमारे अपने डेटा को बहुत ही प्राइवेट रखना, लेकिन कभी-कभी लॉज़ में लिखा होता है, कई-कई चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी-कभी हमारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो भी हमारा एक तरह का चैलेंज हो जाता है, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो हमने देखा कि हमें कभी-कभी हो सकता है ना पता हो कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, यानी कोई पर्सन क्या चाहता है, अपने डेटा को किस तरह से प्राइवेट रखना चाहता है, ये नहीं पता है हमें, तो वो भी चैलेंज एक आ सकता है कि हम उससे रिलेटेड कैसे लॉ बनाएँगे। दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारी कि डेटा प्राइवेसी डिपेंड कर सकती है कि आप अपने हिसाब से मान लीजिए गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए डेटा को प्राइवेट रखने के लिए, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, पर्सन पर्सनली कैसे अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहता है, वो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये एक हमारा इश्यू आ जाएगा, वन इंडिविजुअल विश माइट नॉट बी सेम। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप एक पर्सन का विश अलग है कि वो अपने डेटा को किसी और तरीके से प्राइवेट रखना चाहता है, दूसरे की विश अलग है, तो वो भी वैरी कर सकता है, ये भी आपका एक इश्यू आ जाता है डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेगरिज्म। सो प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म जो है वो ज़्यादातर हमें अगर देखने को मिलेगा, तो वो हमें एकेडमिक या रिसर्चर्स जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च एरिया में या फिर एकेडमिक एरिया में प्लेगरिज्म ज़्यादा जनरेट होता है। यानी इंटरनेट पे अगर हम देखें कि कोई भी लिटरेसी आर्टिकल है
या एजुकेशनल कंटेंट है या कोई रिसर्च पेपर है, वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है? तो हो सकता है कि आप क्या करें कि वहाँ से अपने कंटेंट को कॉपी कर लें। तो कभी-कभी क्या होता है प्लेगरिज्म में कि आपने क्या किया, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया और रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के पहले आपने रिसर्च पेपर को जब बनाया, तो उसमें क्या किया आपने हूबहू कंटेंट किसी का आपने कॉपी कर लिया। तो जब आप रिसर्च पेपर में किसी का कंटेंट कॉपी कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे प्लेगरिज्म, ठीक है? प्लेगरिज्म जो है इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। इंटेंशनल इन द सेंस कि आपने उसको पर्पजली किया है, लेकिन अनइंटेंशनल है तो वहां पे आपने पर्पजली नहीं किया है क्योंकि आपको वहां पता ही नहीं था कि ये करने से प्लेगरिज्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हैं तो वो प्लेगरिज्म कंटेंट है, ठीक है? प्लेगराइज्ड कंटेंट है। अगर आपने इंटेंशनली नहीं किया है तो वो प्लेगराइज्ड कंटेंट नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि कैसे उसको प्लेगरिज्म के अंदर लाएंगे और कैसे हम कहेंगे कि कोई भी कंटेंट प्लेगरिज्म में नहीं है। सो ये हमें देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स को कि कैसे हम जानेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी अदर के पर्सन कोई भी अदर पर्सन है उसके काम को आप अपने नाम से क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं तो आप प्लेगरिज्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपने किसी की आइडिया को भी कॉपी कर लिया, उनके वर्ड्स को कॉपी कर लिया और उनको क्रेडिट ही नहीं दिया, तो भी आपका प्लेगरिज्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने मान लीजिए कि कॉपीराइटेड इमेज को डाउनलोड कर लिया या फिर कॉपीराइटेड म्यूजिक को डाउनलोड कर लिया और उसे एज इट इज अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया, तो भी प्लेगरिज्म आ जाएगा, ठीक है? अगर आपने क्या किया किसी और का कॉपीराइटेड म्यूजिक है, वीडियो है, उसको अपने म्यूजिक की तरह यूज कर लिया, अपने वीडियोस में यूज कर लिया, तो भी प्लेगरिज्म जनरेट हो जाएगा। अगर आप किसी की इमेज को हूबहू कोई लोगो है, आपने अपनी कंपनी का लोगो किसी ने लगा रखा है, आपने हूबहू उसको कॉपी कर लिया, अपने नाम से उसको ओरिजिनली यूज कर लिया, तो भी वो प्लेगरिज्म के अंदर आएगा, ठीक है? तो प्लेगरिज्म आपके बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यानी कॉपीराइट जो लॉ बना हुआ है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉ बना हुआ है उसको अगर हम वायलेट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को टैम्पर कर रहे हैं, है ना? तो जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करेगा कि कुछ सिनेरियो में हमारे जो सोर्स कोड्स होते हैं वो भी चोरी किए जाते हैं, टैम्पर किए जाते हैं। तो वो आप आपके कंप्यूटर क्राइम्स के अंदर आता है। जैसे आपने मान लीजिए किसी का कोई डेटा हैक कर लिया या अनऑथराइज्ड एक्सेस किया किसी के कंप्यूटर को, तो वो भी उस पे भी आपको क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। तो हम अगर बात करें कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट की तो सेक्शन 65 में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 65 में ये आपका लिखा हुआ है कि आप किसी के अगर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को इंटेंशनली चोरी करके या आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है? तो इंटेंशनली आप जानबूझकर अगर ये चीजें कर रहे हैं तो वो आपका क्राइम के अंदर आ जाएगा, ठीक है? कंप्यूटर क्राइम के अंदर आ जाएगा। तो सेक्शन 65 में इससे रिलेटेड आपको सजा मिल सकती है। क्या सजा मिल सकती है कि आपको 3 साल की कैद हो सकती है या फिर आपको 2 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है या फिर दोनों ही आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे आपका किसी तरह का टेम्पर हो रहा है यानी फ्रॉड कर रहे हैं आप किसी तरीके से, हैकिंग कर रहे हैं, किसी का डॉक्यूमेंट चुरा ले रहे हैं या फिर इंटेंशनली आप उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो भी आपका ये सेक्शन 65 लग जाएगा और आपको इससे रिलेटेड फाइन और सजा हो सकती है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम एक तरीके का हायरार्किकल और डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम है। नेमिंग सिस्टम किस लिए है? डोमेन नेम सिस्टम का बेसिकली यूज किया जाता है जब हम देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो वेबसाइट का कुछ नाम लिखा होता है, ठीक है? सपोज abc.com लिखा हुआ है तो abc.com जो है वो डोमेन नेम कहलाएगा। ऐसा क्यों करते हैं हम? जैसे कि आपको किसी का नाम याद रख सकता है लेकिन किसी के अगर नाम की जगह पे आपको डिजिट्स याद रखनी हो
तो डिजिट्स याद रखने में आपको दिक्कत होगी। तो जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स का जो एड्रेस होता है वो हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है। यानी आईपी एड्रेस को आप याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उन आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है? या फिर आप ये ऐसा कहें, उल्टा कह दें कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है कि डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आईपी एड्रेस आपको नहीं याद रहता है, डोमेन नेम याद रहता है, तो डोमेन नेम आपने लिखा उसको कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस के अंदर। तो ये काम करता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? डीएनएस जो है वो आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है? ये आपका इसमें बेसिकली 3 सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं। पहला होता है रूट डीएनएस सर्वर, ये आपका हाईएस्ट लेवल का डीएनएस सर्वर है जो कि बताता है कि टॉप लेवल डोमेन सर्वर कहाँ पर है, ठीक है? टॉप लेवल डोमेन सर्वर को ये ढूंढने में यानी उनका रूट फाइंड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है? अब टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्या होता है? तो टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो होता है वो हमारे डोमेन एक्सटेंशंस को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कैसे पता है आईपी एड्रेस तक आप कैसे पहुंचेंगे? आपको पता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में क्या होता है? abc.com लिखा। तो जो हमारा डॉट कॉम है वो हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है? तो डोमेन एक्सटेंशंस के को मैनेज करता है टीएलडी सर्वर। यानी अगर आपका लिखा है डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट ईडीयू, तो इनकी हेल्प से ये क्या कर सकता है, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास आपको पहुंचा सकता है, ठीक है? तो ये आपकी क्वेरी को रूट कर सकता है कहाँ तक, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर तक, और आपको एक स्पेसिफिक डोमेन तक पहुंचा सकता है, ठीक है? जैसे कि आपको मान लीजिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लें कि अगर आपको किसी के घर का पता नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो किस सिटी में रहता है। तो किस सिटी में रहता है, पहले तो आपने देख लिया कि किस कंट्री में रहता है, कंट्री के बाद आपने देखा पर्टिकुलर स्टेट कौन सी है, स्टेट के बाद आपने देखा कि कौन सी सिटी में रहता है, सिटी के बाद आपने देखा कि पर्टिकुलर किस एरिया में, किस लोकेशन में रहता है। तो उसी टाइप की चीज है कि रूट सर्वर जो है, रूट डीएनएस सर्वर, ये बेसिकली क्या करता है, टीएलडी सर्वर तक यानी टॉप लेवल डोमेन सर्वर तक पहुंचाता है। टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास होते हैं डोमेन एक्सटेंशंस, यानी डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, किस एरिया के आप का डोमेन है, किस टाइप का डोमेन है, ये आपका बताता है टीएलडी सर्वर। और टीएलडी सर्वर स्पेसिफिक डोमेन टाइप पे आपको पहुंचा देता है। तो और इसके लिए वो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर का यूज करता है, ठीक है? ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये आपके एक्चुअल डीएनएस रिकॉर्ड को होल्ड करता है, स्टोर करता है। यानी डीएनएस नाम का जो नाम है उसका एक्चुअल आईपी एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास मिलेगा, और यही आपको करेक्ट आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास ही आपको एक्चुअल आईपी एड्रेस यानी करेक्ट आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इन 2 सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के डोमेन होते हैं। तो डोमेन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है जेनेरिक डोमेन, दूसरा होता है कंट्री कोड डोमेन, और तीसरा होता है इनवर्स डोमेन। तो जेनेरिक डोमेन कौन से होते हैं? ये हमारे टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं। टॉप लेवल डोमेन्स यानी जैसे डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट ईडीयू, ये हमारे जेनेरिक डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि कई सारी वेबसाइट्स का नाम जो है एक्सटेंशन होता है डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट। तो ये हमारे जेनरिक डोमेन होते हैं। कंट्री कोड डोमेन कौन होते हैं? जो हमारे स्पेसिफिक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी डॉट इन लिखा है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट यूएस लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट यूके लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट जेपी लिखा है तो जापान को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? इनवर्स डोमेन क्या होता है? इनवर्स डोमेन जो है ये हमारा, अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, जैसे हमें पता है कि जो डीएनएस है वो क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और अगर आप उल्टा करना चाहते हैं कि डोमेन नेम की हेल्प से डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से मैप कराना चाहते हैं, तो आपका क्या होगा, इनवर्स डोमेन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 टाइप के डोमेन्स होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? पायरेसी यानी कॉपी करना। आपने क्या किया? सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, यानी एक तरीके का इलीगल अप्रोच है जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी कर ले रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, मॉडिफाई कर दे रहे हो या सेल कर दे रहे हो बिना परमिशन के। ठीक है, सो ये आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है। ठीक है, जो कि आपका इलीगल अप्रोच है। सॉफ्टवेयर पायरेसी कई टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे सॉफ्ट लिफ्टिंग। सबसे पहला हमारा टाइप आता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया, किसी सॉफ्टवेयर को परचेज किया और सॉफ्टवेयर को परचेज करके आप बन गए लीगल ओनर। और सॉफ्टवेयर को परचेज करने के बाद जब आप लीगल ओनर बन जाएंगे तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को उसकी कॉपी बांट दी। ठीक है, तो ये हमारे कहलाता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। फिर हम बात करें हार्ड डिस्क लोडिंग। नेक्स्ट हमारा टाइप है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग यानी ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलता है? इस तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी आपको ज्यादातर पीसी के रीसेल शॉप पे मिलती है, जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड पीसी वगैरह मिलती है, वहां पे आपका हार्ड डिस्क लोडिंग सॉफ्टवेयर पायरेसी देखने को मिलती है। क्योंकि जो शॉप का ओनर होता है वो क्या करता है, लीगल कॉपी बाय करता है सॉफ्टवेयर की और आपको रिप्रोड्यूस करके उसकी कॉपी मल्टीपल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करके दे देता है। ठीक है, तो ये आपका ज्यादातर रीसेल शॉप में देखने को मिलता है। फिर हम बात करें काउंटर फीटिंग। काउंटर फीटिंग क्या होता है? आपने क्या किया, इन काउंटरफिटिंग द डुप्लीकेट्स आर क्रिएटेड ऑफ जेन्युइन और लीगल सॉफ्टवेयर। यानी हमने क्या किया कि लीगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की डुप्लीकेट कॉपीज बना ली, तो काउंटर फीट कर दिया यानी कॉपीज बना ली उसकी। ठीक है, तो बिना परमिशन के अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो हमारा कहलाएगा काउंटर फीटिंग। ठीक है, ऑनलाइन पायरेसी हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर पायरेसी है। ऑनलाइन पायरेसी में क्या होता है, इलीगल सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अगर आपको मिल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑनलाइन पायरेसी कहलाएगा, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर की कॉपी आपको प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करें इश्यूज इन एथिकल हैकिंग। सो इश्यूज क्या क्या आते हैं एथिकल हैकिंग को अगर हम यूज कर रहे हैं। एथिकल हैकिंग की बात करें तो हैकिंग अगर बेसिकली हमने देखा था, पिछले यूनिट में पढ़ा था, तो हैकिंग जो है वो हमारा न्यूट्रल अप्रोच होता है या फिर पॉजिटिव अप्रोच होता है। तो वैसे ही इथिकल हैकिंग है। इथिकल हैकिंग में क्या क्या इश्यूज आते हैं? पहला इशू आता है आपका प्राइवेसी वायलेशन। जैसे हैकिंग जो है इसमें आपका अनऑथराइज एक्सेस होता है, यानी किसी के पर्सनल डेटा को, किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपने अनऑथराइज वे में एक्सेस कर लिया तो उसे कहेंगे हैकिंग। ठीक है, तो ये जो आपका हैकिंग होता है इससे आपका क्या हुआ, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो गई। ठीक है, प्राइवेसी आपकी ब्रेक हो गई। तो इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो ये भी आपका एक तरीके का इशू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लीगल रिस्क होता है हमारे एथिकल हैकिंग में। यानी एथिकल हैकर्स जो हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, इट दे मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कंडक्टिंग एनी हैकिंग एक्टिविटी। यानी अगर आप हैकिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तब जाके आप हैकिंग करिए। तो एथिकल हैकिंग में आपका कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप आते हैं, लीगल रिस्क हो सकते हैं, इसलिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये भी एक तरीके का इशू है। नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल फॉर हार्म। तो अगर आप गुड इंटेंशन से भी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो भी आपका इसमें डैमेज हो सकता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम में या डेटा में किसी तरह का डैमेज हो सकता है, तो ये भी एक तरीके का इशू अकर हो जाता है। ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे एथिकल हैकर्स को हायर करती है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वो हमारा कभी कभी क्या होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे होते हैं एथिकल हैकर। ठीक है, तो अगर इसी तरह से किसी ने उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर दिया, कोई भी एथिकल हैकर है उसने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी एक तरीके का इशू आ सकता है। ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एथिकल हैकर्स जो हैं वो हमारे एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी के गार्जियंस की तरह जो है वो हमारे रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि किसी तरह की मिलिशियस एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो ये इनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा टफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो इसे भी हम इशू कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।